दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी पार्ट 6 और इसके अंतर्गत मैं आप लोगों से बात करूंगा भारत शासन अधिनियम 1858 की। ये भारत शासन अधिनियम जो 1858 आया, इसको लाने के पीछे एक लंबा संघर्ष है, एक लंबी कहानी है और इस कहानी के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में काफी डिटेल्स में आप लोगों से बात की है और इसी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि 31 दिसंबर सन 1600 को एक कंपनी बनी थी जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 1608 में यह कंपनी आई भारत और जब भारत आई तो जहांगीर का शासन था और इसी से अनुमति लेके इस कंपनी ने अपना व्यापार किया। 1726 तक कलकत्ता, बंबई, मद्रास पे इसने अपना अधिकार किया। उसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को दो युद्ध के बारे में बताया था, एक आपका प्लासी 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था बक्सर। इन दोनों युद्धों के बाद अंग्रेजों की स्थिति भारत में काफी मजबूत हुई और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और उसके बाद मैंने आप लोगों से बात की थी 1793 का अधिनियम। उसके बाद 1813 का अधिनियम जिसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। 1833 में कंपनी ने अपना जो है कि शासन प्रारंभ किया। अभी तक कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, कंपनी ने शासन प्रारंभ किया 1853 का अधिनियम और इस 1853 के अधिनियम के बाद अगला अधिनियम आज मैं आप लोगों से देखूंगा। अगर हम अच्छी तरीके से संविधान को समझना चाहते हैं तो ये संवैधानिक विकास उसकी सीढ़ियां हैं और इनको हमें अच्छी तरीके से जानना जरूरी है। और इसी के अंतर्गत मैं आज आपको बताने वाला हूं भारत सरकार अधिनियम 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके पीछे रीजन क्या था। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन अगर हम लोग बात किया जाए तो वह थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था। आप सभी लोगों को पता है कि मंगल पांडे 29 मार्च 1857 की घटना है। इस दिन मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने जो है कि मुंह से जब बंदूक में भरी जाने वाली गोलियां जिनमें कारतूस डाला जाता था और उस कारतूस को बंद किया जाता था एक खोल में जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती थी, जिसको जब मंगल पांडे ने मुंह से काटने से मना किया तो इसको जब वहां पे पकड़ा गया तो इसने अपने दो अधिकारियों को उस समय गोली मार दी थी और इसीलिए इसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई और 10 मई 1857 को विद्रोह भड़क उठा। तो ये जो विद्रोह था ये एक दिन की उपज नहीं बल्कि एक लंबा संघर्ष था जो हमारे भारत देश में अंग्रेजों के आगमन से ही स्टार्ट हुआ था और उसी की परिणति थी जो है कि 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में अगर सिर्फ माना जाए कि यह एक सैनिक विद्रोह था तो नहीं, इसने हमारे संपूर्ण भारत देश के जनमानस में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी इस क्रांति ने। इसके पीछे रीजन था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण यह था कि मुगलों के शासनकाल में जो लोग अच्छे अच्छे पदों पे थे उन लोगों से उनकी ऊंचे ऊंचे पदों पे जो लोग थे उनके पद छीन लिए गए थे। सामाजिक कारण देखा जाए तो अंग्रेजों के आने से हमारे भारत देश में जो है कि छुआछूत को बढ़ावा मिला था कहीं ना कहीं और बाद में आने वाले समय में भले इन लोगों की सुधार की नीतियां आई हों लेकिन प्रारंभिक दिनों में इन्होंने दलितों का बड़ा जम के शोषण किया था। उसके बाद अगर बात किया जाए तो सबसे बड़े कारण था यहाँ का जनमानस का शोषण और जो किसानों के ऊपर लगातार अत्याचार हुए जा रहे थे, हमेशा टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा था, वह भी इसका कारण था। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने बहुत ही बर्बरतापूर्वक ढंग से दबा तो दिया लेकिन इसकी गूंज गूंजी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में और उस समय वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था लॉर्ड पाल्मस्टर्न। लॉर्ड पाल्मस्टर्न नाम था, लॉर्ड पाल्मस्टर्न। और लॉर्ड पाल्मस्टर्न ने उसी समय 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन की संसद में एक अधिनियम लाया। रीजन यह था कि संसद भी पसंद नहीं करती थी कंपनी को और ब्रिटेन की महारानी भी जो है कि कंपनी के कार्यों को पसंद नहीं करती थी और इन लोगों को एक मौका मिल गया 1857 की क्रांति के बाद। और अब जो है कि ब्रिटेन की महारानी और वहां की संसद ने मिलकर पूरी तरीके से कंपनी के शासन को छीन लिया। यानी अगर इसके पहले पॉइंट की बात किया जाए तो कंपनी शासन का अंत। अब हमारे भारत देश में यहाँ पे कंपनी शासन का पूरी तरीके से अंत हो जाएगा, कंपनी शासन का अंत। और अब
यहाँ पे ब्रिटेन की महारानी, यानी जिसको हम क्राउन भी कह सकते हैं, क्राउन के शासन का प्रारंभ, क्राउन के शासन का यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा, क्राउन शासन का प्रारंभ। अब ये तो पहला पॉइंट था कि अब ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी के ऊपर अपने वर्चस्व को और तगड़ा किया। और ब्रिटेन की महारानी ने क्या किया कि ब्रिटेन की महारानी ने यहाँ पे भारत में स्थित कंपनी के वर्चस्व को पूरी तरीके से नकार दिया। और अब जो है कि भारत देश के ऊपर ब्रिटेन की महारानी का संसद, ब्रिटेन की महारानी का जो है कि नियंत्रण हो जाएगा। लोगों के अंदर एक नई जागरूकता है, लोगों को लगा कि अब शायद भारत देश की जो गुलामी थी उस गुलामी से कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी, और इसलिए भारत वालों ने इसको जो है कि अच्छे रूप में देखना प्रारंभ किया। इस फैसले को जो है कि हमारे पढ़े लिखे वर्ग के जो लोग थे, हमारे भारत देश में पढ़े लिखे लोगों ने इसको कहा कि यह हमारे अधिकारों का मैग्ना कार्टा है, मतलब हमारे अधिकार पत्र है, हमारे मौलिक अधिकारों का अधिकार पत्र है, मैग्ना कार्टा कहा पढ़े लिखे लोगों ने। लेकिन ऐसा कुछ भी आने वाले समय में नहीं हुआ। आप सभी लोगों को पता है कि 1784 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर दिया। रीजन क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ब्रिटेन का मंत्री था और उसने भारत की परिस्थितियों से बिल्कुल अनभिज्ञ था, उसने भारत के बारे में कभी कुछ देखा नहीं था। तो जिस उद्देश्य को लेकर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी, वह अपने कार्यों को अच्छी तरीके से संचालित नहीं कर पाया। इस वजह से यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर दिया गया और यहाँ पे भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई किस अधिनियम के द्वारा? 1858 के अगले अधिनियम के द्वारा। हम लोग देखेंगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट, और तीसरे पॉइंट में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भारत राज्य सचिव का गठन किया गया। ये भारत राज्य सचिव बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग करने के बाद भारत राज्य सचिव का गठन किया गया और यह अपने 15 सदस्यों की परिषद के माध्यम से, यह अपने 15 सदस्यों की परिषद के माध्यम से भारत का शासन संभालता था। और इसमें से जो 8 होते थे वह ब्रिटेन की संसद के द्वारा, 8 जो है ब्रिटेन की संसद के द्वारा, और 7 जो होते थे वह कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इन 15 सदस्यों की परिषद के माध्यम से भारत राज्य सचिव जो है कि भारत का शासन संभालता था। और धीरे धीरे भारत राज्य सचिव की जो है, भारत राज्य सचिव की पावर बढ़ती गई, क्योंकि यहाँ पे जो परिषद थी वह इसके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाती थी और पूरा का पूरा शासन का दारोमदार जो आ गया वह आ गया भारत राज्य सचिव की परिषद में। भारत राज्य सचिव की 15 लोगों की सदस्यों में से 9 सदस्यों के लिए यह आवश्यक था कि उनको कम से कम 10 साल भारत में रहने का अनुभव हो। मतलब छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं कि 15 में से 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें भारत में कम से कम 10 साल रहने का अनुभव रहा हो, जिससे वह भारत की परिस्थितियों को समझ सके। इसके बाद अगर चौथे पॉइंट की बात करें हम, तो अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को वायसराय। देखिए, ये एक गजब क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है, एसएससी के एग्जाम में हमेशा आता है, पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है कि गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के द्वारा वायसराय कहा गया। तो गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया था 1858 के अधिनियम से, क्योंकि अब जब कंपनी शासन का अंत हो गया तो अब जो गवर्नर जनरल आ गया यह ब्रिटेन की महारानी के अंतर्गत आ गया। यहाँ एक बात मैं आपका क्लियर करना चाहूंगा, अच्छी तरीके से आप समझ लें कि यह गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होता था जब यह कंपनी के लिए कोई कार्य करेगा। मतलब जो अब कंपनी ब्रिटेन के
क्राउन के हाथों में आ गई है, अगर उसके लिए कोई काम करेगा, कंपनी के लिए काम करेगा, तो उसको कहा जाएगा गवर्नर जनरल। और जब यह महारानी की तरफ से भारत राज्य के राजाओं के साथ कोई संधि या युद्ध करने के बारे में कार्य करेगा, तो ऐसे समय में कहा जाएगा वायसराय। यानी गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होते थे। साधारण कंडीशन में इसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, और यह जब ब्रिटेन की महारानी के लिए काम करता था तो इसको वायसराय के नाम से जाना जाता था। इस अधिनियम के द्वारा जो है कि भारत देश के अंदर जो है ब्रिटेन की महारानी ने काफी व्यापक परिवर्तन लाने की कोशिश की, लेकिन ये अधिनियम भी आने वाले समय में काफी प्रभावी नहीं हुआ। इस अधिनियम की गुणवत्ता को देखते हुए इसको नाम दिया गया था एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता था। तो अभी मैंने आप लोगों से दोस्तों बात की भारत सरकार अधिनियम के बारे में, 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम के आने के बाद कंपनी शासन का भारत देश में पूर्णतः अंत हो गया, और अब जो भारत देश के ऊपर शासन करेगा, अब भारत देश के ऊपर ब्रिटेन की महारानी का शासन होगा, और अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाएगा। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भंग कर दिया जाएगा। भारत राज्य सचिव की परिषद का गठन किया जाएगा। भारत राज्य सचिव की परिषद में कुल 15 सदस्य होंगे, जिसमें से 8 आपके ब्रिटेन संसद के द्वारा चुन के भेजे जाएंगे, और जो 7 होंगे वह कंपनी के अधिकारियों से आएंगे। और इनमें से 9 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिनको कम से कम 10 साल तक भारत में रहने का अनुभव रहा हो। इसकी गुणवत्ता को देखते हुए इसे एक्ट फॉर द बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और भारत में पढ़े लिखे लोगों ने इसका जबरदस्त स्वागत किया, और इसको इन लोगों ने कहा कि यह हमारे अधिकारों का मैग्ना कार्टा है। यानी अगर पूछा जाए कि शिक्षित वर्ग ने किस अधिनियम को अपने पढ़े लिखे मैग्ना कार्टा के रूप में जाना, तो वह था आप लोगों का अधिनियम 1858 का अधिनियम। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा 1858 का अधिनियम, यानी अब अभी तक हमारे भारत देश में 1608 से लेकर 1858 तक कंपनी का शासन था, लेकिन अब हमारे भारत देश में ब्रिटेन की महारानी का शासन हो जाएगा, और यह शासन 1858 से लेकर भारत देश की आजादी तक अब हमारे भारत देश के ऊपर जो है ब्रिटेन की महारानी का शासन होगा। इस समय जो महारानी थी उनका नाम था महारानी विक्टोरिया के नाम से जाना जाता था। महारानी विक्टोरिया का शासन था, और इस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था कैनिंग के नाम से जाना जाता है, कैनिंग। तो गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो गवर्नर जनरल वायसराय, और इस समय महारानी थी विक्टोरिया। और महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है कि अब कंपनी का पूरी तरीके से अधिग्रहण कर लिया गया, और अब भारत देश में जो है कि भारत राज्य सचिव के माध्यम से शासन चलाया जाना शुरू करेगा। भारत राज्य सचिव के ऊपर एक व्यापक जिम्मेदारी डाली गई, वह भारत देश के अंदर आध्यात्मिक, नैतिक और भौतिक विकास की सारी रूपरेखा ब्रिटेन की महारानी को सौंपता था। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस कंपनी में आई, इस जो कंपनी के अंत के बाद जो ब्रिटेन की महारानी आई, और ब्रिटेन की महारानी ने जो शासन पद्धति की शुरुआत की उसमें किस तरीके से समय समय पे बदलाव लाया गया।